सो लेट अस स्टार्ट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि किसी भी हम अगर आर्बिट्ररी लैमिना की बात करें, ठीक है, हम किसी भी आर्बिट्ररी लैमिना की बात करें या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, हम लोग इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है जहां बहुत सारे मासेस एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे m1, m2, m3 बहुत सारे मास रखे हैं जिनका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, यानी कि हमें एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से इनका डिस्टेंस पता है, तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि एक ऐसा पोजीशन, ज्योमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है, ठीक है, अ ज्योमेट्रिकल पोजीशन where entire mass is a geometrical position where entire mass is concentrated, ठीक है, अज्यूमिंगली कंसंट्रेटेड। मतलब ये एक्चुअली सारा मास वहां पे है, ये मतलब नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सारे मास को हटा करके एक सिंगल मास लगाना चाहते हैं तो किस जगह पे लगाएं ताकि इफेक्ट ऑफ ऑल द मासेस विल रिमेन सेम, ठीक है, इनके इफेक्ट में कोई इश्यू ना आए। तो हमने यहां से लास्ट टाइम पे दिखाया था कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा आपका m1r1 प्लस m2r2, ठीक है, and so on divided by m1 plus m2 and so on। मैंने क्या बताया था आपको कि r जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जब इसे सेपरेट आउट करोगे तो आपने मान लो कोई पोजीशन निकाला, ये पोजीशन r है और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास कैपिटल M, कैपिटल M मतलब सारे मासेस का समेशन, ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल पोजीशन, पोजीशन है, मीटर सेंटीमीटर में आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों से निकल सकता है, इसलिए हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वाई की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड z की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा m1z1 प्लस m2z2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये चीजें कैसे आती हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने क्या बताया था मैंने कि ये अगर इन सारे मास का जो मोमेंटम है, इन सारे मास का जो मोमेंटम है, दैट मोमेंटम शुड बी फॉलोड बाय द इन सिंगल मास ऑल्सो, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर आप मास सारा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो इसका मोमेंटम और इन सारे मासेस का इंडिविजुअल मोमेंटम सेम होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की थ्योरी, ठीक है। तब सेंटर ऑफ मास दोनों केसेस में अपनी जगह पे रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी ही जगह पे है, ठीक है, अगर आपका सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे है, वो इधर उधर हिलडुल नहीं रहा है, इसका मतलब अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो इट इज नॉट हैविंग एनी मूवमेंट। तो अगर इसका कोई मूवमेंट नहीं है देन वी कैन से कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो स्टेशनरी है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में टू मास सिस्टम। अगर दो मासेस मेरे रखे हुए हैं, ठीक है, मान लो मेरा ये m1 है और ये मेरा m2 है, तो मैंने और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है, तो हमने क्या बोला था, किसी एक पे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ओरिजिन को ले लो और उसके बाद निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। हमेशा एक कॉलम में आप मासेस को लिखो, दूसरे कॉलम में आप उनका एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, तीसरे कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट लिखो। आपको यूजुअली जो चीजें मिलेंगी वो 2D प्लेन में ही मिलेगी, जेड हमें निकालने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हमने। पहले केस में देखो m1 के केस में दोनों 0 0 हो गया, m2 के केस में x की वैल्यू l हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, कोऑर्डिनेट कितना होगा, l 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है m1x1 m2x2, ठीक है, इसको आप लगा लो तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा
m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का कहां से मिल रहा है? ओरिजिन से मिल रहा है। और ओरिजिन कहां सिचुएटेड है? m1 पे सिचुएटेड। ओरिजिन कहां पे सिचुएटेड है? m1 पे सिचुएटेड है। तो अगर आप m1 से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ऊपर क्या आ रहा है? m आ रहा है। इसको एज अ शॉर्टकट याद रखो। अगर सेम आपको अगर m2 से डिस्टेंस निकाला, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम m1, ये डिस्टेंस जो है वो m1 से। अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम m2 निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम m2 निकालना है, तो कुछ नहीं होगा, इस m1 की जगह m1 लगा दो m2 की जगह, ठीक है। बस ये आपका काम हो गया। इसके बाद हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करी थी कि अगर अगर मेरे पास में एक m1 है और दूसरा मास जो है मेरा वो m2 है, ठीक है, और अगर इस m1 को हमने, सपोज करो इस m1 को हमने d डिस्टेंस शिफ्ट किया, इस m1 को मैंने d डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, तो मुझे m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले, वो वहीं पे रहे। हम चाहते हैं सेंटर ऑफ मास हमारा वहीं पे रहे, वो अपनी जगह से ना हिले। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था तरीका? कभी भी हो तो m1 को जितना डिस्टेंस शिफ्ट किया m1 इंटू डी, m2 को जितना डिस्टेंस शिफ्ट किया प्लस m2 इंटू एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास मोमेंट कॉन्सेप्ट। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मास मोमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोमेंट वर्ड का मतलब समझ के रखना हमेशा, ठीक है। मोमेंट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अगर हम फिजिक्स में कभी भी देखेंगे तो मोमेंट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसको जब मैं टॉर्क वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये होता है मास मोमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मास मोमेंट कॉन्सेप्ट कहां से आया? अगेन उसी थ्योरी से आया कि अगर मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब ही है कि भाई m1 जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, उतना ही डिस्टेंस m2 भी ट्रेवल करेगा, तो दोनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो यहां से आप x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, माइनस m1d बाई m2, ठीक है। तो ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं थ्री बॉडी सिस्टम की, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 मासेस अवेलेबल हो, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 मासेस अवेलेबल हो। तो मान लो अगर हम 3 मासेस आपका इस तरीके से लेते हैं कि एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है और इसके तीनों वर्टाइसेस पे हमने m मास रख दिया, ठीक है। इसके तीनों वर्टाइसेस पे हम m मास रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। पहले एक चीज समझने की कोशिश करो कि हम सेम रख रहे हैं मास, ठीक है। और ट्रायंगल कैसा है मेरा? इक्विलेटरल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, किसी एक मास के ऊपर आप अपना ओरिजिन ले लो। देखो सेंटर ऑफ मास के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्सिस नहीं डिफाइन करोगे तो आप सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने 0 0 ले लिया। अब हमने तरीका क्या बताया? हमने तरीका क्या बताया कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है ना। मास लिखना है और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 का जो मास है वो कितना है? m ही है। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। 2 का मास भी m है। इसका अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो देखो x पे a डिस्टेंस है, y पे 0 है। अब सवाल उठता है 3 पे, सारा कैलकुलेशन 3 पे टिका हुआ है, ठीक है। तो 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऊपर से। इस चैप्टर में आपको मैथमेटिक्स बहुत यूज होगी सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट पे। इसमें फिजिक्स का कैलकुलेशन है ना, क्योंकि आप समझो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकल फिगर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया, राइट। अबे हमें करना क्या है? ठीक है, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस करने। तो आप देखो ये आपको निकालना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट, नंबर 3 का कोऑर्डिनेट, मास तो m ही है, ठीक है। अब नंबर 3 का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। ये देखो अगर आप यहां से देखोगे तो ये आधा डिस्टेंस जो है ये a/2 होगा यहां तक, ठीक है।
या चलो इसको भी नहीं लिखते हम लोग a/2, और इजी तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ये आपका जो हाइपोटेनस बन रहा है, ठीक है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो वो मीडियन की तरह काम करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाला जो लेंथ है ये हाइपोटेनस हो गया आपका। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका a sin 60, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा आपका a cos 60। वही वेक्टर वाला देख याद कर लो जो हमने वेक्टर में किया था। तो a sin 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, √3/2, ठीक है, और a cos 60 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की 1/2। 1/2। ये जो कोऑर्डिनेट आ गया थर्ड पॉइंट का, ये क्या आ गया मेरा a sin 60 और a cos 60, ठीक है। 3 मास सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। अब तो आसान हो गया ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल, अगर आप देखोगे तो आप लगाते जाओ फॉर्मूला, आपको पता है, ठीक है। XCM, x में क्या हो जाएगा, m1x1 m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लो, मास देखो m है इनटू पहले का 0, x कोऑर्डिनेट आपको रखना है खाली। दूसरे में देखो m करते हो तो a है, तीसरे में देखो m करते हो तो a √3/2 है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस m, ठीक है। अब इसे अगर आप ऐड ऑन करोगे तो देखो ये m इंटू a प्लस m इंटू √3/2a डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, कोऑर्डिनेट x वाला a cos 60 होगा, y वाला a sin 60 होगा, क्योंकि y की हाइट है ना, परपेंडिकुलर हमारा हमेशा साइन होता है। कोई बात नहीं, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये आपकी a/2 होगी और ये √3a/2 होगी, ये a/2 होगी और ये √3a/2 होगी। तो हमें यहाँ पे a/2 रखना है क्योंकि भाई x निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, तो हमें a/2 रखना है, और ये वैल्यू मेरी a/2 हो जाएगी, और नीचे आपका 3m हो जाएगा। अब इसे ऐड करोगे ma प्लस ma/2, तो कितना मिलेगा आपको, 3ma/2, ठीक है, इंटू 3m, तो इसे आप कैंसिल करोगे तो ये कितने पे आ जाएगा, a/2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा x कोऑर्डिनेट a/2 मिल गया। y कोऑर्डिनेट सिमिलरली आप निकाल सकते हो, ycm, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो क्या लगाना है हमें, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखो m1 में m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू √3a/2, √3a/6 आ जाएगा, ठीक है, और ये आज का आ जाएगा 3m, ठीक है। तो अब यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, m √3a/2 इंटू 3m, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया m, ठीक है, तो ये हो गया √3a/6, ठीक है। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये मेरे को XCM इंटू YCM, ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना, पोजीशन मिल रहा है, a/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, कोऑर्डिनेट जैसे हम लिखते हैं a/2 एंड √3a/6, ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल रहा है। सिमिलरली आपसे कोई पूछेगा कि भैया पोजीशन वेक्टर क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर क्या है सेंटर ऑफ मास का, RCM की वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिख सकते हो, a/2 a/2 i कैप प्लस प्लस √3a/6 j कैप, j कैप, ठीक है। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, ठीक है। अभी इसको पहले एक बार आप नोट कर लो, इन अ 3 मास सिस्टम इफ ऑल द मासेस आर इक्वल, ठीक है, समझना, ठीक है। यहां पे देखो, अगर 3 मास सिस्टम में, इन 3 मास सिस्टम इफ ऑल मासेस आर इक्वल, तो रख लेते हैं इसको हम लोग RCM, मैं सीधे पोजीशन वेक्टर में ही समझा रहा हूं आपको। तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, पोजीशन वेक्टर वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना है या डरना नहीं है।
इसका मतलब क्या होता है पोजीशन वेक्टर का, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसको लिखते कैसे हैं, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या, बस इस फॉर्मेट में लिख दिया तो पोजीशन वेक्टर है वो, तो उसमें डरना नहीं है, मतलब ये समझो सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे देखो बोल रहा है मास सेम है, तो एम आर वन, एम आर टू, एम आर थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ठीक है, आप देखो ये सारे m जो हैं वो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है, सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो वही तो आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3। ठीक है, तो ये कहां पे मिलेगा आपको, सेंट्रॉइड पे मिलेगा। तो कभी आपको अगर ट्रायंगल के केस में ऐसा दिख जाए तो हमारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने मास सेम है, मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, मेरे अगर मास सेम है मुझे दिमाग लगाना ही नहीं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का ये है कि अगर मेरी मासेस की वैल्यू अलग अलग है, अगर मेरी मासेस की वैल्यू अलग अलग है तो डेफिनेटली मेरा सेंटर ऑफ मास भी जो होगा वो सेंट्रॉइड पे नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। डेफिनेटली मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी मेरा सेंट्रॉइड पे नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो यहां से क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने सॉलिड बॉडी पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहीं से एक ऑब्जर्वेशन और बताता हूं क्योंकि आपके लिए चीजें समझना धीरे होगा। अच्छा, सेंट्रॉइड का केस आपको पता है क्या, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी मीडियन होते हैं आपके तीनों साइड के, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, राइट। ये सब 10th तक पढ़ के आए हो, तो इसमें ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वालों को नहीं समझ में आएगा या सिर्फ मैथ्स वालों के लिए, सब 10th तक की मैथ्स है। ठीक है, जो मीडियन होता है, तीनों ही मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, और अगर आप वर्टाइसेस से इसको देखोगे तो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, अगर आप इसको वर्टाइसेस से, टॉप वर्टाइसेस से देखोगे तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ के आए, राइट। तो इसका मतलब अगर मान लो ये 3 मास सिस्टम की जगह, अगर ये 3 मास सिस्टम की जगह क्या हो, सिंपल एक ट्रायंगुलर मास हो। ठीक है, सिंपल एक ट्रायंगुलर मास हो, राइट। ट्रायंगुलर मास मतलब मेरी कोई प्लेट हो, ठीक है, मेरी कोई प्लेट हो और सिंपल ट्रायंगल के शेप में कटी हुई है, कोई मेटल की प्लेट है, किसी भी चीज का ट्रायंगल का शेप है मेरे पास, और इसमें पूरा मास है ना, ये सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां से इस वर्टाइसेस से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करो और ये करो। ठीक है, अगर सपोज करो कि ट्रायंगल की टोटल हाइट आपकी h है, तो ये h/3 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, हमेशा इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे h/3 डिस्टेंस पे होगा। कैसे पता चला मुझे h/3 डिस्टेंस पे है, 2:1 है ना, तो नीचे से मतलब कितना हुआ, 1/3 पोर्शन, ऊपर से कितना हुआ, 2/3 पोर्शन। इतना रेशियो तो 10th तक पढ़ के आओ, इतने रेशियो प्रोपोर्शन आपको आते ही होंगे, साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, नीचे से ये h/3 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है सॉलिड बॉडी का, अभी मैं सिखाऊंगा सॉलिड बॉडी भी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे काम हमारे फिजिक्स में जो मैथमेटिकल चीजों को सॉल्व करना जो होता है, इसको इजी बनाना बोलते हैं हम लोग, वो मैथ, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन ध्यान से रखोगे इक्वेशंस पे तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट खुद से निकलते जाते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो कि अगर मासेस इक्वल हैं तो कहां पे होगा, हमेशा सेंट्रॉइड पे होगा। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड ट्रायंगल, ऐसा ही लिख लेना, इसे सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं हम। सॉलिड बॉडी मतलब पूरा ही मास इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग से तीनों वर्टाइसेस, मैंने 3 अलग अलग मास नहीं रखे, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस केस में क्या है, बॉटम से ये h/3 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, कहां से मिला कॉन्सेप्ट हमें, इस 2:1 से हमें कॉन्सेप्ट मिला है। ठीक है, आप 3 वर्टाइसेस पे 3 अलग अलग मास लगाइए। ठीक है, या आप एक सॉलिड प्लेट लीजिए, ये दोनों एनालॉजिकल हैं। ठीक है, ये दोनों एनालॉजी क्रिएट करते हैं, राइट, दोनों एक जैसे हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन से बेटा, ये ऑब्जर्वेशन सीखना हमें बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। ठीक है, लेट अस टेक अ स्क्वायर लैमिना। ठीक है, लैमिना वर्ड का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, XY प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेट अस टेक अ स्क्वायर लैमिना, चारों मास अगेन हम लोग सेम ले लेते हैं, M। ठीक है, एंड मैं साइड A ले लेता हूं।
इससे पहले कि मैं कैलकुलेट करूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा सारे मास सेम साइड ए, इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर पे मिलना चाहिए, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्ट सेंटर पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि सबसे पहले चीज हमारी क्या होती है सेंटर ऑफ मास में, हमेशा ओरिजिन को डिफाइन करना। किसी भी एक मास को आप ओरिजिन ले लें, आप कोऑर्डिनेट लिखते जाओ, ए है ये एक्स एक्सिस में आएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वाला मास एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए है तो ए 0 हो गया। ये देखो यहां से भी डिस्टेंस है, यहां से भी डिस्टेंस, तो इसका कोऑर्डिनेट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। अब नंबरिंग कर दो, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो और इसको 4 बोलो, ठीक है। अब आप यहां से करते चले जाओ। मैंने आपको क्या बताया, आप मास लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, वाई कोऑर्डिनेट लिखो। 1 का मास m है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। 2 का मास आपका m है, एक्स कोऑर्डिनेट a, वाई कोऑर्डिनेट 0। 3 का मास आपका m है, एक्स कोऑर्डिनेट a, वाई कोऑर्डिनेट a। 4 का मास m है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट a, ठीक है। अब आप खुद से निकाल सकते हो, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको। m1 x1, m2 x2, m3 x3, 4 मास है, m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। करते चले जाओ तो देखो क्या होगा, m1 तो x से मल्टीप्लाई करना है, m इंटू 0 प्लस m इंटू a, करते चले जाओ, देखो प्लस m इंटू a, ठीक है, प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4 मास है ना, m प्लस m प्लस m प्लस m, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 ये 0, ये 2ma हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4m होगा। यहां से m कैंसिल होगा, ये a/2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जब y निकालोगे, ये XCM आया, सिमिलर प्रेशर प्रोसेस से अगर आप y सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो भी आपको a/2 ही मिलेगा। इसका मतलब देखो एग्जैक्टली सेंटर पे मिल रहा है मुझे a/2, राइट, एग्जैक्टली सेंटर पे मिल रहा है मुझे a/2, ठीक है। सेम एनालॉजी बना सकते हो कि अगर मेरा स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, अगर मेरी स्क्वायर प्लेट है, मेटल प्लेट है, ठीक है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास जो है कहां होगा मेरा हमेशा, ठीक है। अगर मान लो इसको ओरिजिन लेते हो आप, तो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे होगा a/2, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा a/2, राइट, स्क्वायर प्लेट में भी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखना स्क्वायर प्लेट जो हो, स्क्वायर प्लेट को ना आप इस तरीके से रखो, या सर्कुलर प्लेट भी हो, इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्क्वायर प्लेट से मेरे को ये भी आइडिया लग गया, सब एनालॉजी साथ साथ में ऑब्जर्वेशन से क्रिएट हो जाएगी। सर्कुलर प्लेट हो ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, ठीक है। इसके इसी कारण क्या होता है कि कोई सर्कुलर चीज है, तो जब सेंटर पे, ठीक है, घर पे आपकी खाने की थाली होती है ना, थाली को आप ऐसे सेंटर पे रखे तो गोल पे घुमा लो, ठीक है, तो आप उसमें एक फिंगर पे उसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी सेंटर से इधर उधर आपकी फिंगर हुई तो वो थाली लुढ़क जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास पे आप उसको पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पे ला सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, राइट। यही प्रोसीजर आपका लगता है जब हम लोग जगलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे जब स्पिन करनी होती, आपने सुनी होगी ना गुगली, गुगली का मतलब क्या होता है, मैं पूरा हाथ घुमाता हूं, बैट्समैन को लगता है कि यार बॉल जो है वो स्पिन होगी, टर्न होगी, लेकिन बॉल टर्न नहीं होती, ठीक है, सीधी आ जाती है, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है, उस समय जो स्पिनर होता है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बॉल को पूरा घुमा देता है, रोटेट कर देता है, राइट। अभी जब रोटेशन और टॉर्क पढ़ाऊंगा तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे हम किसी भी चीज को बैलेंस कर सकते हैं बहुत इजीली। यही रीजन है कि इंसान को भी जब आपको उठाना है तो आप उसको कमर से, नाभि के पास से पकड़ के उठाते हो, तो आप उसको पूरा बैलेंस कर सकते हो, राइट। और सबसे कम ताकत भी आपको तभी लगेगी, सबसे कम ताकत भी आपको तभी लगेगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी उसको बैलेंस करने में, ठीक है। तो ताकत क्यों ज्यादा लगेगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट में, अभी नहीं। अभी हम लोग सिर्फ पोजीशन डिफाइन करना सीख रहे हैं। तो देखो हमने एक का निकाला, ऑब्जर्वेशन से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए, ऑब्जर्वेशन से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए, राइट, ठीक है। हमने 4 पार्टिकल्स 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg को रखा हुआ है,
कुछ नहीं करना है, मास लिखिए, कोऑर्डिनेट लिखिए, कैलकुलेट करिए m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। बिल्कुल दिमाग लगाने वाली चीज नहीं, पढ़ चुके हम लोग बहुत बार अब इसको, ठीक है। अब इसके बाद हमने प्लॉटिंग करी, अगर सारे मास इक्वल होते, कितने भी होते, बात समझने की कोशिश करो, जरूरी नहीं कि सारे मास 1 kg होते, सारे मास 25 किलो को भी रखे होते, लेकिन अगर इक्वल होते तो वो मेरे को सेंटर ऑफ मास कहां मिलता, सेंटर पे मिलता, ठीक है। और मेरा मास अगर मैंने चेंज कर दिया 1 2 3 4 कर दिया, तो मेरा सेंटर ऑफ मास में एक्स कोऑर्डिनेट वही मिल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें नीट के लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, इसमें नीट के लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं कि मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बोलूं कि अच्छा इसको बना रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में हम लोग ये करें कि हम इस किसको चेंज करें, चलो हम इस 2 kg मास को, ठीक है, ये चलो इसको 2 kg रहने देते हैं, हम इस 3 kg मास को डबल कर देते हैं, इसको 6 kg कर देते हैं, ठीक है। इस 6 को हम लोग 6 kg कर देते हैं। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई अगर हमने 2 kg को 6 kg कर दिया, अगर हमने 2 kg को 3 kg को 6 kg कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी। तो एक बार और सेंटर ऑफ मास निकाल लो आप, ठीक है, मास, ठीक है, सेम सब कुछ वही रहेगा। देखो ये हमारा पुराना सिस्टम है, राइट। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 kg में है सारा, एंड 6 3 की जगह 6 हो जाएगा, और ये 4 kg हो जाएगा। आप फिर से एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए, आप फिर से वाई कोऑर्डिनेट लिखिए। एक्स कोऑर्डिनेट देखो आपका बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना है, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका कोई भी चेंज नहीं आना है, ठीक है। ये 1 0 होगा, ठीक है, एंड ये आपका जो है 1 1 हो जाएगा, एंड ये 0 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने गलती से 1 1 लिख दिया था, 1 0 होगा। तो जब आप XCM करोगे तो 2 into 1 है, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक किया, गलती से वहां पे था, ठीक, ओके, कैलकुलेशन सही है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आप अब x और y निकालोगे तो क्या हो जाएगा। देखो अब XCM, अब पहला हमारा कैलकुलेशन है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना था मेरा 0.5 और 0.7, ये मेरा आ चुका है। अब मैं दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, XCM किसके लिए, दूसरे केस के लिए, जब मैंने कि मास चेंज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 6 into 1 प्लस 4 into 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। तो कितना होगा, देखो ये 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 6 तो 8 और 9 4 13, 8/13 हो गया, ठीक है। YCM अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, YCM आप देखोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप 1 into 0 प्लस 2 into 0 प्लस 6 into 1 प्लस 4 into 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 6 प्लस 4 10, ये 13 ही रहेगा। तो ये 8/13 एंड 10/13, ये मेरा नए कोऑर्डिनेट आ गया। अब 8/13 10/13 इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो कि पॉइंट में कितना आएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो ये पॉइंट में कितना आएगा। और अगर ये आपको मिल गया तो ये नई वैल्यू मिल गई, पुरानी वैल्यू आपको पता है, तो आप शिफ्टिंग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ये तो बहुत इजी काम है, ठीक है, शिफ्टिंग निकालना बहुत इजी काम है। तो इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल है अभी शिफ्टिंग कैलकुलेट करने का। मैं शिफ्टिंग वाले कुछ प्रॉब्लम आपको एट द एंड में कराऊंगा, और तब मैं आपको कुछ उसके अच्छे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन फटाफट होते हैं, इतना लंबा मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन वो हम लोग एंड में करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी पहले आप बेसिक मेथड से सीखो, पहले दिन ही शॉर्टकट सीख जाओ तो दिक्कत होती है, और इसका शॉर्टकट कुछ है नहीं, ठीक है। चलो एक और चैलेंज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई गिव यू अ चैलेंज, ठीक है। ये शिफ्टिंग, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इस एल शेप्ड लैमिना, यानी कि एल शेप्ड का एक थिन फ्लैट प्लेट है, ठीक है,
उसका आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, राइट। आपको मैं इसी के साथ एक और थ्योरी बताता हूं, ठीक है, जो आपको बहुत काम आने वाली है। आप एक चीज समझो कि जैसे हम लोग कभी भी आपको इन केस ऑफ प्लेन लैमिना, ठीक है, कभी भी ये प्लेन लैमिना का केस आएगा तो सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, मतलब तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, नया कुछ नहीं। हम क्या लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन बाय cm m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कब, इन केस ऑफ प्लेन लैमिना, क्या लिख सकता हूं मैं, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 a2 जो है ये एरिया आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, एरिया की बात कर रहा है। सिमिलरली यहां पे भी लिख सकते हो आप a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। तो देखो प्लेन लैमिना मतलब एक ही टाइप का एल शेप का पूरा एक आपका प्लेट है, एल शेप में कटी हुई है, राइट। इसका मतलब वो सेम मटेरियल से बनी है, उसकी थिकनेस सेम है हर जगह पे, खाली क्या हो रहा है, एरिया अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। तो मैंने क्या बोला, डेंसिटी सेम है, थिकनेस सेम है, तो एरिया के बेसिस पे भी आप इसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एरिया यूज कर सकते हैं, मुझे बार बार मास को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए आप, ये काम आएगा आपके। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एक लैमिना दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम ऐसे इसको शेप में कन्वर्ट कर लो, ऐसी जगह पे कन्वर्ट कर लो जो शेप आपको आइडेंटिफाइड है, जिनका सेंटर ऑफ मास आप जानते हो। जैसे कि स्क्वायर का आप जानते हो कि उसके सेंटर पे होता है, तो हमने क्या किया, ऐसे यहां से इसको ड्रॉप करके ना, इसको हमने 3 अलग अलग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। ये मेरा स्क्वायर नंबर 1 हो गया, ये मेरा स्क्वायर नंबर 2 हो गया, ये मेरा स्क्वायर नंबर 3 हो गया। अब स्क्वायर नंबर 1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली इस स्क्वायर के सेंटर पे होगा, यानी कि यहां पे। स्क्वायर नंबर 2 का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे होगा, यानी कि यहां पे, ठीक है। तो और स्क्वायर नंबर 3 का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे होगा, यानी कि यहां पे। इसका डिस्टेंस क्या हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बिना रेफरेंस पॉइंट के हम सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते। सबसे पहले मुझे ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, ओरिजिन कहां है। तो मैंने ओरिजिन कहां पे लिया, इस 0 0 पे मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, इस 0 0 पे मैंने ओरिजिन ले लिया, राइट। अब हमारा काम क्या होगा, मैंने क्या बताया, अब अभी तक हम क्या लिख रहे थे, प्लेन लैमिना का केस है, तो मास की जगह हम क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया का यूज करेंगे, ठीक है, एरिया का यूज करेंगे। और हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। ये मास हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहले सेंटर ऑफ मास का, और ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एरिया नंबर A1, ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी एरिया की, ठीक है, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो ये 1 था, इसका मतलब ये स्क्वायर आपका 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। सिमिलरली 2 का देखते हैं, 2 में क्या हो रहा है, 2 में भी वही सेम चीज हो रही है आपकी, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली 3 का देखते हैं क्या हो रहा है, वो भी देखो ध्यान से 1 मीटर स्क्वायर ही, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है। तो ये यहां से, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, तो यहां से 1/2 हो गया, और ये डिस्टेंस यहां से कितना है आपका, 1 है। तो टोटल मेरे को ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो 3/2 किस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो 1 का, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास हमने ये जो 1 का निकाल के रखा है ना, ये पॉइंट मेरा 1 है,
ये 2 का सेंटर ऑफ मास है और ये 3 का सेंटर ऑफ मास है। तो जो 1 का सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू मेरी कितनी हो गई, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 3/2 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पे जरा ध्यान दो। तो ये कौन सा डिस्टेंस हो गया एक्स कोऑर्डिनेट में आपका, ये डिस्टेंस 1 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना है 1/2 है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल गया 1/2 मिल गया, ठीक है ना। अब इसको जब जिसका इसका आप निकाल लो उसको हटाते जाओ ताकि आपको बाकी में डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, 2 में तो देखो 2 का पॉइंट मेरा ये है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये यहां से 1/2 और ये यहां से 1/2, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 1/2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी 1/2 हो गया। अब मेरे को 3 का निकालना है, ठीक है। तो 3 में क्या हो जाएगा, आप यहां से देखो कि ये डिस्टेंस जो है ये 1 है और ये डिस्टेंस 1/2 है। तो x और ये डिस्टेंस आपका 1/2 है। तो जो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें x जो होगा वो 3/2 हो जाएगा और y जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब काम खत्म, मेरे को एरिया पता है, एक्स वाई पता है, फॉर्मूला हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। एक्सीएम क्या हो गया आपका a1x1 a2x2 a3x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो कितना हो गया 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कितना हो गया ये 3 4 5 5/2 और इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5/6, राइट। ये फॉर्मूला खाली इसी केस के लिए वैलिड है? लैमिना के लिए, लैमिना कहीं भी लगा सकते हो, मैं और भी लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट भी आप करोगे a1y1 a2y2 a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, ये देखो सेम वही चीज आएगी, सेम ही मिलेगी आपको 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 3 4 5 5/2 इंटू 3 मतलब 5/6। तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या आ गया a1 मतलब सॉरी सेंटर ऑफ मास क्या आ गया मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपका 5/6 5/6, ठीक है, 5/6 5/6। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे कि आप एक चीज समझो, राइट, मैंने ये स्क्वायर फ्रेम बनाया और इस स्क्वायर फ्रेम का कोई मास नहीं, इसके चारों तरफ मैंने मास लगाए। तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वो इसके बीच में मिल रहा है, ये तो हवे में है ना पॉइंट, ये तो किसी फ्रेम पे लाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट तो मेरा हवे में है, कोऑर्डिनेट पर को हवे में मिल रहा है। तो वही यहाँ पे है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करे, हमेशा वो बॉडी के बाहर भी जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने ये स्क्वायर फ्रेम आपका ये लैमिना बनाया हुआ है, ठीक है, अभी जो हमने एल शेप पढ़ा हुआ है, अब वो इस तरीके से मान लो नीचे वाला एल आपका जो है थोड़ा बड़ा है, ऊपर का जो ये रेक्टेंगल है थोड़ा छोटा है। अगर आप इसको करके देखोगे ना सॉल्व इस तरीके सिचुएशन को, तो आपको यहाँ कहीं मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास जो बॉडी के बाहर लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा ये एक पॉइंट है जहां पे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हमने इसको 0 0 लिया इस कोने को, तो इसके बेसिस पे मेरा एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट आ रहा है जहां पे पूरा मास कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि जो कंसंट्रेटेड मास है और जो आपका लैमिना है उनका दोनों का इफेक्ट सेम हो, उन दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम हो, राइट। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि अगर हमें कभी भी सेंटर ऑफ मास निकालना है, या आपसे सीबीएसई में कई बार 1 मार्क में पूछते हैं कि कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी लाई आउटसाइड द बॉडी एंड गिव एग्जांपल,
तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप सिंपल ये लिख दो कि हाँ भैया आउटसाइड बॉडी जा सकता है, और ये आपका सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमने एक स्क्वायर फ्रेम के चारों कॉर्नर पे मास लगाए हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है स्क्वायर फ्रेम के बीचों बीच मिलता है, जो कि हवे में है पॉइंट, ये पॉइंट किसी बॉडी पे लाई नहीं कर रहा, राइट। सो दिस इज पॉसिबल विद सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन वंस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखो और समझो। मेरे को क्या बोल रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये शेडेड है, ये कट करा हुआ है, ठीक है, ये शेडेड, ये कट किया हुआ है, ये शेडेड, ये भी कट किया हुआ है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये भी कट कर देता हूं, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सारे कट के पास सेंटर से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो इसके ऊपर का पोर्शन और इसके नीचे का पोर्शन एग्जैक्टली सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। हाँ सर सिमिलर तो है। जो मैंने ये लाइन खींची है, मैं बोल सकता हूं कि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फिगर में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा एग्जैक्टली सेंटर पे होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फिगर, अभी अभी हम देख चुके हैं इसे एग्जांपल बहुत सारे सिमेट्रिकल के। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फिगर सेंटर ऑफ मास हमेशा COM से आप भी लिखने की आदत डाल लो, सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जैक्टली एट सेंटर, एग्जैक्टली एट सेंटर, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर पे हो गया। अब देखो इस सेंटर, स्क्वायर का सेंटर मतलब क्या हो जाएगा, a/2 ठीक है, a/2 इंटू a/2, राइट। लेकिन नीचे वाला मास कटा हुआ तो है नहीं, ठीक है, नीचे वाला जो मास है वो कटा हुआ तो है नहीं, तो मैं इस फिगर में अगर ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड कर दूं एक और फिगर, ठीक है, कैसा फिगर कि भाई ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और खाली ये छोटा वाला स्क्वायर जो कि नहीं कटा था इसको हमने अलग से काट दिया, ठीक है, इसको हम बना लें यहां पे, बस, ठीक है। अब इन दो को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा एग्जैक्टली जो फिगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वही आ जाएगा। अब इसका सेंटर, इसका जो सेंटर है ये यहां पे, मेरे को इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, मेरे को इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो देखो यहां से अब देखना चालू करते हैं कि इस स्क्वायर का एक का ये लेंथ कितना हो जाएगा, बताना जरा मुझे, ये लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल a है, ठीक है, a/4, a/4 बिल्कुल सही। तो ये a/4 a/4 a/4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, a/8, हाँ a/8, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 7a/8, मतलब x एक्सिस पे जो इसका डिस्टेंस है वो कितना आ गया 7a/8, ठीक है, ये यहां आ गया। y सॉरी हाँ, और y एक्सिस का डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, ये a/8 ही हो जाएगा। तो मिल गए ना कोऑर्डिनेट हमें, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया आपका, ये a/8 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं हम लोग कि हर छोटा स्क्वायर जो है, ठीक है, हर छोटा स्क्वायर जो है उसका जो मास हम कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, अब बिल्कुल हमारे तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है, कि हर छोटे स्क्वायर का मास आप क्या करो, m ले लो, ठीक है, ये मास है आपका, तो m1 और m2, m1 क्या हो गया, m1 मतलब ये मेरा पहला फिगर, ठीक है, m1 मतलब ये मेरा पहला फिगर, ठीक है। तो पहले फिगर में अगर मैं बोलता हूं कि हर छोटे स्क्वायर का मास m है, ठीक है, हर छोटे स्क्वायर का मास m है, तो कितने स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ऊपर 6 मतलब 12, ठीक है। तो मेरा ये मास कितना हो गया 12m हो गया, और m2 मतलब ये जो दूसरा फिगर है, ये वाला फिगर, इसका मास कितना हो गया m हो गया। इनके x कोऑर्डिनेट लिख लो, y कोऑर्डिनेट लिख लो। तो देखो x कोऑर्डिनेट इसका तो हमने लिखा हुआ है a/2 और इसका भी हमने लिखा है कितना 7a/8 और a/8, ठीक है। अब आप निकाल लो XCM कितना हो जाएगा आपका, m1 x1 मतलब 12m इंटू a/2, अब मैं बार-बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है। m2 x2 मतलब m इंटू 7a/8 डिवाइडेड बाई 13m, ठीक है, m1 x1 m2 x2, ठीक है। इसको आपने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूले में हमने फिट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली YCM कितना हो जाएगा आपका, YCM कितना हो जाएगा,
तो देखो क्या हो जाएगा, m मतलब 12m इंटू ए बाई 2 प्लस m इंटू ए बाई 8 डिवाइडेड बाई 13m। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और निकालना है इसको। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 55a बाई 104 और y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 49a बाई 104। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया कितना, 55a बाई 104 एंड 49a बाई 104। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर हम जो कर रहे थे कि हम टोटल में से पूरे बड़े स्क्वायर में से इन तीनों को माइनस कर दें, वो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा हम क्या करें, कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाइड वे में लेकर के जाएं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे और सिंप्लीफाई करें, राइट। हम अपने ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग करें और हम ऐसी जगह पहुंचे जहां मेरा कैलकुलेशन मुझे कम से कम करना पड़े। तो मैंने क्या किया, एक जो बॉक्स ऑलरेडी अटैच था सिस्टम में, ठीक है, एक जो बॉक्स मेरा सिस्टम में अटैच था, मैंने उसे भी कट कर दिया और उसको मैंने अलग से ऐसे सेपरेट बॉडी इसमें ऐड कर दिया। तो ये मेरा सिस्टम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इन दोनों पे मैंने अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा लिया। ठीक है, m1x1 m2x2, तो मेरा कैलकुलेशन कम होगी, राइट, बड़ी इजीली चीजें मेरी कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो दिस इज द वे वी डू द थिंग्स इन सेंटर ऑफ मास। अभी हम लोग इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप सॉलिड बॉडी का भी मैं आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट 1-2 क्लास हमें लगेगी, इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, सो